नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बात मुलाकात में हम लोग रोज हर बार क्रिकेट से जुड़े एक ऐसे खिलाड़ी या शख्स को जोड़ते हैं जो हर बार क्रिकेट के एक नए एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करता है। इसी क्रम में हमारे साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और इंडियन टीम के काफी लंबे समय तक कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, लगातार जिस तरह से क्रिकेट का बदलाव हुआ, आप उस दौर में क्रिकेट खेलते थे जहां पर हेलमेट तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिससे आपको बॉल लगने का खतरा कम होता है। उस टाइम आप क्लाइव लॉयड, माइकल होल्डिंग जैसे तेज गेंदबाजों का जब सामना करते थे और बगैर हेलमेट, और उस टाइम के पैड जो होते थे वो भी इतने मजबूत नहीं होते थे कि आप आज के युग की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से 100 गुना ज्यादा मजबूत पैड है। तब सर बहुत कठिन होता था वेस्ट इंडीज के वो इतने सारे मीडियम पेसर्स का सामना करना। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब इक्विपमेंट इतने अच्छे हो गए, अब बल्ले भी देखो तो आपको मारना नहीं पड़ता है, खाली डिफेंड करो तो भी चार चले जाते हैं। और तो हम बाकी सब तो आप बस हेलमेट तो थी नहीं, तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, उसमें सोचने जैसा था ही नहीं कि हेलमेट पहनना है। मगर आप ग्लव्स की, पैड्स की बात करो, हमारे पास चेस्ट गार्ड नहीं थे, थाई पैड नहीं थे, और करीबन 1 किलो का एक पैड होना था हमारा, और वो भी रुई से बना हुआ होता था, उसमें से भी गेंद लगती थी। मगर अभी काफी बदलाव आ गया है जो अच्छे के लिए, मैं तो समझता हूँ अच्छे के लिए। एक गेम में आपको काफी कुछ सुधार देखने मिलता है, तो जो होता है अच्छे के लिए। छत्तीस रन की वो साझेदारी, जिसको मैं अगर बात करूँ, 36 रन आपने साझेदारी करी थी सुनील गावस्कर जी के साथ। वो बहुत अच्छा मैच हुआ था, तीसरा टेस्ट था शायद, आप लोग इंडिया ने जीता भी था वो टेस्ट। उसके बाद बहुत ज्यादा झल्ला गई थी वेस्ट इंडीज की टीम, तरह तरह की बयानबाजी, और क्लाइव लॉयड कप्तान हुआ करते थे उस टीम के, तब कई बातें सुनने में आई थी। देखो, एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट खेलने के लिए, एक अपनी भारत देश का हमारा, हमको इतना ये था, गर्व था कि नहीं हम भारत के लिए खेल रहे। तब पैसे नहीं थे, नहीं कोई इक्विपमेंट था, नहीं कोई हमको बैट देते थे, तो हमको बैट मांगने पड़ते थे दूसरे से लेके। मेरे को पता है जो आप जिसकी जिक्र करते हो, तो मेरे ख्याल से वो जो मैच हमने खेली और जीती त्रिनिदाद में, उसके बाद में जब हम जमैका गए, सबाइना पार, अब मेरे पास बल्ले नहीं थे, 2 बल्ले लेके गया था मैं, तो दोनों बल्ले टूट गए। तो मैं क्लाइव लॉयड से कहा कि भाई मेरे को बल्ला दे सकते हो? तो बोले मेरे बल्ले आप उठा नहीं सकोगे, इतने हेवी है। तो अल्विन कालीचरण हुआ करते थे तब, तो अल्विन कालीचरण ने मेरे को एक बल्ला ला के दे दिए थे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो लगाया होता है ना बैट पे, वही सा, और वो भी इतना हेवी था और लॉन्ग एंड। मगर देखो, आप जब सोचते हो ना कि आपको कुछ करके दिखाना है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपके हाथ में है तो आप करके दिखाते हो। तो वो चीज एक अलग थी, क्रिकेट अलग था, अब क्रिकेट अलग है, अप्रोच अलग है, थिंकिंग अलग है। एक ये वो दौर था कि भारतीय टीम इतना सरवाइव करके आज जिस मुकाम पे है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे तो फाउंडेशन तो डालना ही पड़ता है। तो हमारे पहले भी जो थे, हजारे थे, मर्चेंट थे, मेरे फादर खेला करते थे, वो कप्तान थे भारतीय टीम के, तो वो लोग ने भी कुछ फाउंडेशन रखा इस तरह का। उनको भी ऐसे ही बल्ले मिलते थे, और नहीं कि बल्ले लेने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे, और मैच खेलने में तो पैसे मिलते नहीं थे कुछ, तो दूसरे के पास से मांग के बल्ले लेना और खेलना। मगर आज तो देखो तो हर एक प्लेयर के पास 8 बल्ले 10 बल्ले होते हैं, एक पूरा कॉफिन बैग भरा पड़ा हुआ होता है। मैंने देखा था सौरव गांगुली को, जब मैं कोच था, तो उसका एक किट बैग तो खाली बल्ले का होना, दूसरे किट बैग में ग्लव्स और पैड्स होना, 2 हेलमेट, और बल्ले कितने, 8-10 बल्ले में। बोला तू इतने सारे बल्ले लेके क्यों जा रहा है? तू खुद को कंफ्यूज करता है कौन से बल्ले से खेलना है, क्योंकि हर बल्ले की अलग अलग फीलिंग आती है। तो अल्टीमेटली वो हंस के बोला है कि अंशु नहीं, जब लंबे मारने हैं तो अलग बल्ला होता है, स्टार्टिंग में हल्का बल्ला होता है। मैं बोला ये अच्छी बात है, आपके पास चॉइस है, हमको तो कोई चॉइस नहीं था। तो ऐसी बात है कि ये जनरेशन गैप जो हम कहते हैं तो वो है।
और उसके हिसाब से आप देखो तो जो हमने किया, हमारे पहले वाले क्रिकेटर्स ने किया जो सीनियर थे, और अब जो क्रिकेटर्स थे, तो एक फाउंडेशन बनती है, और वो फॉलो भी करते हैं कि हमारे पहले वाले सीनियर लोग ने क्या किया, किस तरह से क्रिकेट खेली, और वो उसी तरह से फिर करने जाते हैं और बेहतर कर रहे हैं। सर आपने पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की तब आपने बात करी कि किस तरह से के करीब बॉल करते थे, वो बाउंड्री के बिल्कुल आखिरी छोर से दौड़ते हुए आते थे, और आप उन्हें छक्के भी मारते थे, आप उन्हें चौके भी मारते थे, आप उन्हें एक शानदार डिफेंस भी करते थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज की अगर बात की जाए, आपने जैसे बैट का जिक्र किया, हम लोग बैट पे चर्चा करें तो जैसे ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं, जेम्स एंडरसन, इतने बड़े बॉलर हैं, उनको स्कूप मार देते हैं। तो सर ये जो बदलाव क्रिकेट में आए, इसकी उम्मीद बहुत कम ही लोगों की थी कि एक जिस जो टीम आई हो जिसके 4 बॉलर कुल मिला के 2200 विकेट ले चुके हो, उसका जो मीन लीडिंग बॉलर हो उसको एक भारतीय बल्लेबाज स्कूप मार दे। हाँ देखो, बदलाव तो जरूर आया, बल्लेबाजी में आया, गेंदबाजी में आया। आप फील्डिंग भी देखो तो फील्डिंग में भी बदलाव आया, फिटनेस में कितना बदलाव आ गया। फिटनेस तो हमारे वक्त तो फिटनेस जैसी कोई बात ही नहीं थी, एक राउंड मार लिया, थोड़े इधर कैचेज ले ले, चले गए मैच में। मगर आज देखो तो उनका डाइट है, उनका फिटनेस है, ये सारी चीजें जो आज देखने मिलती है वो हमारे वक्त नहीं थी। हम जाके इतना ही जानते थे कि जाके खेलना है, बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी को गेंदबाजी करनी है। और जो आप ऋषभ पंत की बात करते हो, हाँ बिल्कुल, कितने सारे इनोवेटिव शॉट्स निकल आए, और वो इनोवेटिव शॉट्स मेरे ख्याल से आपको देखने मिले जब आईपीएल शुरू, और आईपीएल के हिसाब से जो नए नए शॉट निकल रहे हैं, रिवर्स स्वीप आ गया, तो हेलीकॉप्टर शॉट आ गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब जैसे जैसे लिमिटेड ओवर्स गेम आते रहे। आपके सर पे बॉल लगी थी, आप 48 घंटे आईसीयू में, और 48 घंटे पूरे भारत में प्रे हो रही थी कि अंशुमान गायकवाड़ ठीक होकर वापस लौटे और वापसी मैदान में। ये सर वो जो जर्नी थी जब आपके सर पे बॉल लगी। देखो पहले दिन तो मैं बताऊं आपको, काफी गेंद लग चुकी थी मेरे रिब्स में, रिब्स क्रैक हुए थे, हाथ में लगी थी और थाई पैड में लगी थी, तो पूरा बदन मेरा टूट गया था समझो। तो दूसरे दिन जब बैटिंग करने गया मैं, अगले दिन शाम को, तो मैं पूरा आइस पैक लगा के बैठा था पूरी शाम पूरी रात, और पता था कि दूसरे दिन जाके बल्लेबाजी भी करनी है, और बल्लेबाजी करनी है तो आपको पता है कि क्या आने वाला है आपके पास, वो शॉर्ट गेंद ही आने वाली है, क्योंकि फील्डर तो आगे रहते नहीं थे, सारे स्लिप में और पीछे ले स्लिप वगैरह वही एरिया में होते थे, तो आगे तो डालने वाले तीन है, उनको पता है। तो दूसरे दिन जब हुआ, अब गेंद लगी, तो देखो दूसरे दिन लंच टाइम पे लगी, बाउंसर था या बीमर था, सीधा कान पे लग गया, चश्मा निकल के पीछे गिर गया, बैट डाल दी, ग्लव्स डाल दिए और नीचे बैठ गया। पर बात ये थी कि देखो पता ही नहीं था क्या हुआ, लगा जरूर, कुछ तो भी लगा है, गेंद लगी है कि क्या लगी मेरे कुछ पता नहीं। और इसकी वजह से शायद वापस आने के बाद देखो मैं वापस फास्ट बॉलर को खेला, वहां से जुड़ी सर यादें जो कोलकाता, आप काफी पसंद करते हैं कोलकाता को। रसगुल्ला है वहां पे, मिष्टी दोय है। नहीं, मेरा एक फेवरेट रहा है वो कलकत्ता ईडन गार्डन। उस वक्त तो, अब तो कैपेसिटी कम कर दी है, मगर उस वक्त स्टेडियम कैपेसिटी थी 1 लाख लोग बैठ सकते थे ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने, और 1 लाख अंदर थे, उतने ही बाहर खड़े रहते थे स्टेडियम के बाहर, खाली हमको बस में आने के लिए और जाने के लिए देखने के लिए। तो ये कहीं देखने नहीं मिलता, इस तरह का क्रेज जो कलकत्ता में देखने मिलता है। सर कानपुर का आपने जिक्र किया, कानपुर में भी आपकी बड़ी खट्टी मीठी आते हैं, आप मतलब कानपुर में क्रिकेट खेलने के लिए पुरानी भारतीय टीम, और अभी अगर अब तो काफी दिन से वहां मैचेस नहीं हुए जितनी मुझे नॉलेज है, लेकिन धोनी ने भी कहा था कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कानपुर से अच्छी कोई जगह नहीं लगती। मैं तो भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले 100 किए थे वहां, किए थे कानपुर में वेस्ट इंडीज के सामने। तो और देखो हम तो गेस्ट हाउस में रहे थे वहां पे,
चीते का गेस्ट हाउस था, तो वहां पे गेस्ट हाउस में एक रूम में हम चार लोग रहते थे। तो सुबह किसी को जल्दी उठना पड़ता था कि बाथरूम में जाए, तैयार हो जाए, तभी दूसरा जा सके अंदर। तो हम उसमें भी रोटेशन में जाते थे कि आज मैं जल्दी नहीं उठूंगा, कल कल तुम लेट उठे थे, आज आप जल्दी उठ जाओ, हम लेट उठेंगे। मेरा नंबर तीसरा है आज, चौथा नहीं और पहला नहीं। अगर बात की जाए आपकी टीम में सबसे मजाकिया प्लेयर कौन होता था, जो शरारत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता था? एकनाथ सोलकर थे, बड़े शरारती थे, कोई न कोई मस्ती चलती रहती थी उनके। और बड़े बड़े सीरियस आदमी थे वेंकटराव, उनके पास कोई जाना नहीं था, वो अपने अपने में रहते थे। और कोई कुछ किसने कुछ बोल दिया तो उसकी तो ऐसी की तैसी कर डालते थे वो। और हम लोग तो काफी जूनियर थे वहां पे, मैं, करसन गावरी, मदन लाल, हम लोग काफी जूनियर थे। तो हमको तो एक कॉर्नर में हम चले जाते थे बैठने के लिए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे ना, और पटौड़ी थे, फरूक इंजीनियर, अबिद अली, विश्वनाथ, वेंकटराघवन, चंद्रशेखर, किशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, बड़े 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 बहुत बड़े प्लेयर थे। और हम लोग तो बहुत छोटे थे उनके सामने, क्योंकि मेरा तो पहला मैच था कलकत्ता में और करसन का भी पहला मैच था। तो ये देखते हुए तो डिफरेंस इतना था। और वो वक्त देखो, आज सीनियर जूनियर का कोई डिफरेंस रहा नहीं आज टीम में। आप देखो, कोहली जूनियर से जूनियर के साथ मस्ती करता है, धोनी सर देखो। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस टाइम जो सीनियर जूनियर में कुछ नहीं रहता, बिल्कुल वो खुल के बताते हैं और खुल के जूनियर पूछने भी जाते हैं। लेकिन आपके दौर में बताते जरूर होंगे, लेकिन वो जो ड्रेसिंग रूम में सीनियर जूनियर वाला एक वो चलता है, काफी चलता था। हाँ, उसमें काफी वो चलता था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बस में भी जाते थे तो हमारी तो सीट रहती थी लास्ट में बस में, सीनियर लोग सब आगे बैठते थे। अब हम चढ़ते तो उनको भी पहले जाने देने का, फिर बाद में हम जाएंगे। तो जाते तो सुबह तो आप बोलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कोई देखने के लिए कोई तैयार नहीं था। फॉरगेट कि कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले। विश्वनाथ ऐसे थे जो हमारे साथ रहते थे, बात करते थे अच्छी तरह से। खिताब दिया गया है द वॉल का, जालंधर का वो 1983 की अगर बात है, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है उस चीज को, भारत के विकेट जल्दी गिर गए थे, आपने अकेले मोर्चा संभाला। हाँ देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। सुनील लंबा खेलता था, विश्वनाथ लंबा खेलता था। एक ख्याल से वहां सुनील वगैरह जल्दी आउट हो गए थे, ऋषि आउट हो गया था जल्दी। तब मैंने सोचा कि अब जवाबदारी मेरे पे है और वो मेरे को निभानी पड़ेगी। तो और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, ज्यादा डिटर्मिनेशन से खेला। और जिस तरह का माहौल था, मेरे ख्याल से मैं और रॉजर भी नहीं, हमारी अच्छी साझेदारी हुई थी वहां पे। और ये चीज देखो, ऐसा है, आपको मौका मिले छोड़ना नहीं है। इतने में से 4 मैच हो जाए अगर आज की बात करें क्योंकि अहमदाबाद की टेस्ट मैच खत्म हो गई 2 दिन में। सर अहमदाबाद में ही खत्म हुई, मतलब आपने आप खुद बात अभी हम लोग कर रहे थे कि क्रिकेट बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, अहमदाबाद में ही वो 2 दिन में खत्म हो गया सर। हाँ, मैं वही था, देख रहा था, पर जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, मेरे ख्याल से बच्चों वाली बात, बिल्कुल बच्चों वाली। ये मेरा सवाल है कि जिस तरह से आईपीएल को क्राइटेरिया बनाया गया है, मुझे लगता है कि जो रणजी ट्रॉफी हमारा बेस है उसी को क्राइटेरिया रखना चाहिए। बिल्कुल, अब सिलेक्टर भी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि देखो, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जब तक वो 50, 60, 70 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलता और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं करता, तब तक उसको टीम में सेलेक्ट नहीं करता। इसी तरह से हमारे वक्त यही था कि तुम 1 साल 2 साल खेल के परफॉर्म करके देश के लिए खेलो, वो नहीं होता। क्योंकि आपको एक सीजन होने के लिए आपको लंबे टाइम तक खेलने की जरूरत है, वो मैच्योरिटी भी आनी चाहिए जहाँ पे आप प्रेशर ले सको। अब जो आईपीएल की बात कर रहे हो, आईपीएल 14 साल हो गए, 14 साल में कितने आईपीएल परफॉर्मेंस पे
भारतीय क्रिकेटर भारत के लिए क्रिकेट खेल 50-60 लोग थे, और वो 50-60 लोग है कहाँ, आके चले गए। तो जो आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात है कि रणजी ट्रॉफी, आप टेस्ट मैच की बात करो, बात अलग है। आप ओडीआई की बात करो, वनडे इंटरनेशनल, उसकी अलग है। आप T20 की बात करो, T20 अलग है। और आप T20 का हिसाब करते हो तो T20 के साथ ही रखो। आपको, मैं तो कहता हूँ कि कोई मिस्टेक से एक प्लेयर ऐसा मिल जाएगा जो T20 के हिसाब से आपने सिलेक्शन किया। और दूसरी बात ये भी है, पैसे भी बहुत है। आप टेस्ट मैच में इतना मेहनत करो, 5 दिन चलो, ये करो वो करो, वो तो 3 घंटे में मैच खत्म हो जाती है। उसमें से 1.5 घंटा ही तुम ग्राउंड पे रहते हो, कि बल्लेबाजी में जो टाइम निकले वो अलग, बाकी तो 1.5 घंटे का ही मैच है। 4 ओवर गेंद करनी है, उससे ज्यादा नहीं। तो इससे अच्छा क्रिकेट कौन सा मिलेगा किसको? तो बच्चों लोग को यही है। प्लस पब्लिसिटी देखो, आईपीएल की पब्लिसिटी देखो, जिस तरह का प्रेजेंटेशन है, ओवरनाइट स्टार बन जाते, सुपरस्टार बन जाते, और ये लोग बना भी देते। तो सब तो यही देखेंगे ना, शॉर्टकट कौन सा है। टेस्ट मैच में मारो गोली, बाद को खेले नहीं खेले क्या भरोसा, कल क्या होगा। अपना ये आईपीएल खेल लो, एक सीजन बहुत है, अपना लाइफ बन गया। तो 5 करोड़ मिल गए, थैंक यू सर। इतने से मेरे लाइफ में मैंने क्रिकेट के लिए। आपने बताया कि जहीर अब्बास आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोहम्मद आमिर और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त थे, शोएब अख्तर और हरभजन सिंह अच्छे दोस्त हो गए। तो ये एक जो मैच में तो अधिकतर आईपीएल में भी देखते हैं हम लोग की रायडू और हरभजन कभी कभी आमने सामने बॉलिंग में छक्का मारा तो उन्होंने घूर दिया या कुछ लुक दे दिया। तो एक बात ये भी होती है कि भैया ठीक है, मैच में होता रहता है, ये मैचेस की लीला पुरानी है कि आप वो थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, लेकिन उसको कहीं लड़ाई से जोड़ना कि बहुत बड़ी लड़ाई है, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे का चेहरा नहीं देती, ये बात सर इसको तो मैं भी गलत मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से शो ऑफ किया जाता है, जिस चीजों को दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं दोनों टीमें इनसे बच के निकलना चाहती है। हाँ बिल्कुल बात सही है, मगर देखो काफी हद तक मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है हमारे जैसे पे। हम लोग जो एक्सपर्ट बैठते हैं ना टेलीविजन पे, या तो जर्नलिस्ट है जो लिखते हैं, वो किस तरह से एक्सपोज करते हैं सारी चीज। हरभजन और रिकी पॉन्टिंग का झगड़ा हुआ था शारजा में, मैं दोस्त था वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर जिस तरह से पूरी बातें चली तो हो कि कुछ वॉर हो गई कि क्या हो गई। अरे ग्राउंड पे थोड़ा आगे पीछे तो होने वाला है, उसमें क्या है, और होना भी चाहिए, थोड़ा अग्रेशन चाहिए, तभी आप जीतोगे। नहीं तो आप ठंडे दिमाग से लेते रहोगे तो दूसरे वाले पीटते रहेंगे तुमको। तो अग्रेशन तो होना ही चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो सामने वाला जो आपका अपोजिशन है उसको ही पता चलना चाहिए कि ये दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट टेक इट लाइन डाउन। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से एक पार्ट ऑफ द गेम बन गई है। मगर हम लोग जिस तरह से उसको एक्सपोज करते, छोटी चीज बड़े पैना पे बड़े बता देते, वो गलत, वो नहीं करना चाहिए। मगर ये ब्रेकिंग न्यूज है, हर एक को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। जहां टीम गई हुई थी, हरभजन सिंह, युवराज सिंह का काफी युवा ब्रिगेड आपको दी गई थी संभालने, उनको संभालना कितना मुश्किल था? देखो संभालना, मैं जब कोच बना तभी संभालना मुश्किल था। मेरे को पता था कि एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि देखो बात इसी है कि भले मैं सीनियर रहा हूँ, मगर ये बच्चे मेरे से ज्यादा क्रिकेट खेले हुए थे। आप तेंदुलकर देखो, अजहरुद्दीन देखो, लक्ष्मण देखो, द्रविड़ देखो, कुंबले देखो, फिर श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, ये सारे 50-50, 60-60, 70-70 टेस्ट मैच खेले हुए। मैं 40 खेला। अब इनको कैसे मेरे को बताना है और किस तरह से मेरी बात सुनेंगे? तो बोलेंगे यार 40 खेला, मैं 60 खेला, मेरे को क्या सिखा रहा है? तो ये बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है। मेरे को काफी टाइम लगा कि बच्चों को कॉन्फिडेंस में कैसे लगा, और वो कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इजी हो जाता है कि जो आप कहते हो। मगर ये साथ साथ में ये भी है कि आप किस तरह से कहते हो कि अंडर 19 के बच्चों को जो आप कहो यहाँ बैठ जाओ, वहां सो जाओ, वैसा नहीं चलेगा सीनियर के साथ। तुमको
अलग तरह से सिखाना पड़ता है, अलग तरह से कहना पड़ता है, जो मान लेते हैं। अब सचिन जैसा इतना बड़ा प्लेयर है, वो भी मेरे साथ आके बैठा तो मेरे को पूछने लग गया कि क्या करूँ, ये इसका क्या है, उसका क्या है। तो ये सारी चीजें मैं मतलब, तू मेरे को पूछ रहा है, तेरे को पता तो है क्या करना है। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर ठीक है, फिर कितने भी खेले हुए बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अदरवाइज मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होता है कि एक कम खेला हुआ और इतने सारे खेले हुए मैचेस खेले हुए जो प्लेयर्स होते हैं उनको कन्विंस करना डिफिकल्ट होता रवि शास्त्री जी कोच, उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा ना कि संभालना मुश्किल था, उन्होंने कहा जब ऋषभ पंत का चयन होता है टीम में तो मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा मैंने तो इसके बारे में सुना है, किसी की नहीं सुनता। उसको डांट फटकार के मैंने कहा कि बिल्कुल एक भी शॉट नेट पे मैंने कह दिया था, अगर हवा में मारोगे तो टीम से बाहर कर दूंगा। कुछ सर ऐसे भी प्लेयर भी आते हैं टीम में जो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कोच जो कह रहे हैं हाँ सुना, थोड़ी देर उनकी बात सुनी, लेकिन खेलना अपने स्टाइल से। नहीं, अच्छी बात है। देखो श्रीकांत है हमारे वक्त, अब श्रीकांत को क्या सिखाओगे? उसको स्टाइल ही अलग था। उसको कुछ सीधा बोलना, कुछ सुधारने जाओ तो वो खत्म हो जाएगा। तो जो अपनी अपनी स्टाइल होती है वो आप वही स्टाइल में खेलना पसंद करते हैं, और उसी स्टाइल में आप, क्योंकि देखो भारतीय टीम के लिए आप खेलने हैं तो अंडर 19 है, अंडर 16 में आप कह सकते हो कि ये चेंज कर, वो चेंज कर, मगर जब भारत के लिए खेलते हो तो आपकी काफी बैटिंग स्टाइल हो, बॉलिंग स्टाइल हो, ये काफी सेट हो जाता है। और तब आप चेंज करने जाओ तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो भी चले जाए। तो जो है उसमें इंप्रूव करना है, वो ध्यान में रखना चाहिए, जो रवि कर रहा है अभी। श्रीकांत जी का आपने नाम लिया, बड़े ऐसा प्लेयर जो हुआ, जैसे आज लोग कहते हैं गेल 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 हैं, डेविड वार्नर है, रॉन फिंच है, भारत का शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़े एग्रेसिव है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्रेसिव श्रीकांत हुआ, जिन्हें आपने ओपन उतार दिया है और एक तरफ से बॉल को पुराना करने का वो काम करते हैं। देखो श्रीकांत, आपने जो नाम लिए बल्लेबाजों के, वो बल्लेबाज अलग तरह के, श्रीकांत एक अलग तरह के। इनके पास आज देखो थोड़ी टेक्निक जैसी बात होती है, श्रीकांत के पास टेक्निक में वो मानता ही नहीं था। वो तो गेंद दिखे उसको मारना है बस, दूसरी कोई बात नहीं थी उसके पास। तो उस तरह की बल्लेबाजी करके भारतीय टीम का कप्तान भी बन गया वो, पाकिस्तान गया। अब देखो कितना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में वो एक ही सीरीज जब वो कप्तान था, हम लोग सीरीज हारे नहीं पाकिस्तान, और वापस आके उसको बदल दिया, कप्तानी से निकाल दिया। ये सारी चीजें भारत में होती रहती है और होने वाली है, पर अब तो काफी कुछ सुधर गया है। तो मेरे ख्याल से यार उसका नतीजा हम देख रहे हैं, भारतीय टीम बहुत अच्छी कर रही है, परफॉर्म भी कर रही है, कंसिस्टेंसी है। वो अगर विराट का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई इशू, क्योंकि रिकॉर्ड बने ही है टूटने के लिए। लेकिन उसको इतना हाईलाइट करके, मैंने कई क्रिकेटर्स से भी सुना, उनके ट्वीट सुने कि बाबर आजम बहुत बेहतर है विराट से, बेशक हो सकते हैं, लेकिन विराट जिस क्लेवर के बैट्समैन है और जिस क्लेवर के बैट्समैन है बाबर आजम, ये दोनों अलग अलग है। दोनों की कवर ड्राइव लगभग सेम है, दोनों का खेलने का अंदाज सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्सटाइल खिलाड़ी हैं। एक कप्तान है अपनी राष्ट्रीय टीम का और एक ओपनर बैट्समैन है, दोनों पर जो भार है वो भी अलग है। देखो भार तो मेरे हिसाब से आप टीम जब मैच खेलने जाते हो तो भार तो आपके पास, आपके ऊपर होता ही है, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, क्योंकि आप तो कप्तान भी हो और एक मेन बैट्समैन बल्लेबाज भी हो, तो आपके ऊपर तो भार तो रहने वाला ही। तो हर एक पे भार रहता है जब आप मैच खेलने जाते हो, उसमें तो सवाल ही नहीं। मगर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ऐसी जगह है कि जहाँ पे नए नए उभरते प्लेयर्स मिल जाते हैं। वहां पे भारत जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, नहीं इस तरह का कोई सिस्टमैटिक सिस्टम है वहां, फिर भी अच्छे प्लेयर निकल आते हैं, नेचुरल प्लेयर आते हैं। अब ये सारे प्लेयर निकल आते हैं, वो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम की बात करो या किसी की बात करो, आज वो क्रिकेट कितना खेलते, इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी खेल रहे वो,
जाके खेलते तो अबू धाबी, बाकी कहाँ जिस तरह की भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है उतना क्रिकेट पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही। उसके बावजूद जाके परफॉर्म करना, इस तरह की करना, मैं तो समझता हूँ इट्स क्रिएटिव। दोनों तो दोनों टीम बेहतर है। और आप जाके खेलो इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में आपको इस तरह के जून में शायद मेरे ख्याल से कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, इतनी ठंड नहीं होगी, शायद नमी भी इतनी नहीं होगी जो विकेट में होती है इंग्लैंड में, पर फिर भी कह नहीं सकते। तो मैं तो समझता हूँ भारतीय टीम के लिए इतना इजी भी नहीं होगा कि चलो हम न्यूजीलैंड है नो प्रॉब्लम हम जाके जीत लें। नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छी एक मैच होगी और जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की जगह ऐसी है ना कि नॉट इजी, बल्लेबाज के लिए इतना इजी नहीं होता, गेंदबाजों को एडवांटेज जरूर रहता है वहां पे। तो ये ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम को भी बहुत कॉन्शियसली ये मैच लेनी होगी और ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जरा भी इजी ले लिया और एक वक्त निकल गया, एक सेशन खराब निकल गया तो रिकवर करना फिर बात। और शानदार बल्लेबाज अंशुमन गायकवाड़ जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके दौर का क्रिकेट बिल्कुल अलग था और आज के दौर का क्रिकेट बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल भी आप कंपेयर मत करें, क्योंकि जो उस टाइम क्रिकेट होते थे और आज क्रिकेट में काफी ज्यादा परिवर्तन आ चुका है।